Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter number 10 of history of class 8, India after independence. अभी तक हमने पढ़ा कितना स्ट्रगल किया इंडियंस ने. At last India was divided into two parts, India and Pakistan. अब हमें आज़ादी मिल गई on 15 अगस्त 1947. अब हमें आज़ादी तो मिल गई, बट अब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी थी. एक नया नेशन था, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, पर हमें अब इसे चलाना था. कैसे चलाएंगे? अब इंडिया टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे. रिफ्यूजीज के साथ क्या प्रॉब्लम थी? रिफ्यूजी वो होते हैं दोज पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री टू आवर कंट्री ड्यू टू एनी रीजन. और ये लोग जो आए हैं इनको हमें होम देना है, जिसको बोलते हैं शेल्टर. ठीक है, शेल्टर के साथ साथ हमें जॉब्स देनी है, क्योंकि इनके पास जॉब्स भी नहीं है. अपनी जॉब्स भी छोड़ के आए हैं, अपना घर भी ये लोग वहीं पे छोड़ के आए हैं. अब 500 उसके बाद पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? 500 प्रिंसली स्टेट्स है हमारे पास. अब इन 500 प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश के साथ मिलाना. सोचो इंडिया कितना बड़ा है, बहुत छोटी सी कंट्री है. ऐसे करो, ऐसे से बनाओ तो आप देखो तो इतने से एरिया में कवर हो जाएगी. अब इतने से एरिया में आपके 500 प्रिंसली स्टेट्स है. इनको ये मनाना कि आप लोग आइए हमारे साथ मिलिए, ये मेन काम क्या था? इट वॉज डन बाय वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, सो अब वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को कन्विंस किया. कुछ एरियाज में ये था कि जो रूलर था दैट वाज नॉट वांटिंग कि हम इंडिया के साथ मिले. दे वांटेड टू गो विद पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल हैदराबाद जो था, हैदराबाद के जो रूलर था वो ये चाहता था कि हम पाकिस्तान से मिले, बट वहाँ की जो जनता थी दे वांटेड टू बी विद इंडिया. और लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल. लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें नया देश मिलेगा तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस को भी इन लोगों को मीट करना था. तो ये सारे काम करने थे. टू इट वॉज अ बिग चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विच एवर वॉज फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, अब इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ? ऑन 30 Jan 1948 क्या हुआ? नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी पे गोलियां चलाई एंड ही डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी. एंड ही वॉज बहुत दुख के साथ लोगों ने उनको अलविदा कहा. और फाइनली अब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं. अब पार्टीशन के बाद हमारे इंडिया में एक नई चीज ऐड होनी थी, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है? सो दैट अ कंट्री कुड बी रन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. किसी भी कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश को भी इसी व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया. इट वाज स्टार्टेड ऑन 26 November 1946 or and it was started in November 1946 and it was end in December 1949. तो इसको 2 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनते बनते. एंड इट वाज लिविड ऑन आवर कंट्री और इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 Jan 1950. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस डे इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया. अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज universal adult franchise. What it means that every child who is of 21 or above. अब आप कहोगे ये तो 18 21 कैसे? बट उस टाइम पे
voting age 21 ही थी, you will have to write 21 only. You cannot write as 18. 18 तो आज है, उस टाइम पे नहीं था. If you will take out your books and start reading it, you will get to know कि जो भी बच्चे 21 साल या उससे ऊपर थे, any person who is of 21 and above, male or female, everyone will have the right to vote. India was the first country to give everyone right to vote after the freedom. यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, सब में विमेंस को और अदर पीपल को फाइट करना पड़ा और स्लोली उन्होंने राइट टू वोट दिया था. बट इंडिया में एक झटके में सबको इक्वल राइट मिला टू वोट इन आवर कंट्री. सो ये है हमारा पहला फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो सेकेंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू द सिटीजन. ये पहला फीचर है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. स्टूडेंट्स, इफ यू फील दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई एम डाउन, सो रात के बहुत लेट हो चुका है, ड्यू टू दिस आई एम डाउन राइट नाउ, आई एम फीलिंग ड्राउजी बहुत ज़्यादा. इसीलिए at any point, if you could relate me anywhere, if you find any problem, you can write in the chat box, write in the comment box. For any reason you cannot relate yourself with me. अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया. मैं कल आपको वीडियो for sure I'll upload it, क्योंकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, टुमारो इज होली, सो एवरीवन कुड डू दिस. ठीक है. सो नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. मेरी आंखों में नहीं, लॉ की आंखों में. हमारे आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है एंड इट कुड नॉट सी. व्हाई? बिकॉज अगर मैं देखूंगी तो मुझे मेरा बच्चा ज़्यादा प्यारा लगेगा दूसरे के बच्चे से. मुझे ये देखने में लगेगा कि ये इसकी शक्ल बहुत डरावनी है, इसका मतलब इसी ने सब कुछ किया होगा. नहीं, मुझे ऐसा नहीं देखना है. मुझे ये सोचना है कि मैं कुछ नहीं देख सकती, मैं सिर्फ सबूतों को देख रही हूँ और गवाहों को सुन रही हूँ. तो हमारे लॉ के सामने चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, आपने सिविक्स में भी पढ़ा है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. और अगला कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट क्या कहता है, दैट द थर्ड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट ऑफर्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू द डिप्राइव्ड वन. स्पेशल प्रिविलेजेस. अब स्पेशल प्रिविलेजेस क्या है? ओबीसीज के लिए है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए है 27% रिजर्वेशन. इसमें बहुत ज्यादा बहस हुई थी इस पॉइंट पे कि स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों देनी चाहिए. कि जब मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर कोई बन जाता है, वो तो कैपेबल ही नहीं, एक पर्सन है इन द मीटिंग, बहुत 300 डेलीगेट्स थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है 300 लोगों ने जो अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग पार्टी से थे, वो सब ने 2 साल लगाए इसको बनाने में. बहुत बहस हुई है हर चीज को लेके. तो स्पेशल प्रिविलेजेस में इनको क्वेश्चन आया कि आप लोगों, देखो दलित तो पढ़े लिखे ज्यादा होंगे नहीं, उनके पास परसेंटेज भी नहीं है, उनके पास नॉलेज भी नहीं है, तो हम उन्हें अपनी गवर्नमेंट जॉब्स कैसे दे दे 27%. एक पर्सन ने खड़े होकर बोला. तो एक दलित ने खड़े होकर बोला दैट यू आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर दिस कंडीशन, कि आप ही लोग हमारी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं. हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ ऐसा हो. आपने BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ा होगा कि उन्हें बाहर बैठा दिया जाता था, जो उन्हें सुनाई देता था बस वही वो पढ़ते थे, उनसे सारा काम करवाया जाता था घर स्कूल का. तो ऐसे ही वहां पे भी बहस हुई है. एट लास्ट इट सारी कमिटी, मोस्ट ऑफ द कमिटी इस बात पे एग्री होगी दैट स्पेशल प्रिविलेजेस शुड बी गिवन टू द ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स. ओबीसी तो बाद में ऐड हुए हैं,
At that time only scheduled caste and scheduled tribes were there. SCs and STs 27% reservation was given during this period. और ये रिजर्वेशन चाहे इसमें एज रिलैक्सेशन भी थी, इसमें आपका बहुत सारी रिलैक्सेशन अलग अलग तरह की, जैसे आप बाकियों के लिए 50% मार्क्स क्वालिफाइंग है तो इनके लिए 45% होने चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें थे। अगला है आपने पढ़ा होगा, देयर आर 3 लिस्ट्स। नेक्स्ट फीचर ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4th फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो ये कहती है कि जो टैक्सेस है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड फॉरेन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट नाम से ही पता चलता है ये स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्टेट लिस्ट में कौन सी आ जाएंगे? एजुकेशन और हेल्थ। एंड लास्ट कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपका फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर आ जाएगा और फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा? आप दोनों गवर्नमेंट इक्वली ही पार्टिसिपेट करेंगी, चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो स्टेट है, दोनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, दोनों गवर्नमेंट। और यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ये इसलिए इसको अलग अलग किया गया था ताकि एक दूसरे कामों में इंटरफेयर ना करें, बिल्कुल होड़ ना लगी रहे कंपटीशन, मैं आगे बढ़ूंगा, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। हमें म्यूचुअली आराम से एक दूसरे के साथ बैठ के बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। इसलिए इन तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिक्स कर दी गई। पहले बहुत सारे लोग इस व्यू में थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए क्योंकि वो सेंटर में है, पर देखा जाए, लॉजिकली सोचा जाए, जो इंसान हमसे मिला ही नहीं, जो हमारे यहाँ आता ही नहीं है, उसको पता क्या होगा कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है? ये स्टेट गवर्नमेंट को पता होगा कि यहाँ पे कितने लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, कहाँ कहाँ स्कूल है और कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ हेल्थ इश्यूज है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए काम। और इसीलिए और कुछ चीजें हैं जो कि दोनों मिल बांट के कर सकते हैं। एक का काम नहीं है एग्रीकल्चर को संभालना, दोनों को ही काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर, क्योंकि वो हर स्टेट में सेम प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। तो ये और ठीक है, यहां तक हो गया। अब कुछ चीजों पे डिबेट हुई। पहले तो ये डिबेट हुई कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी, आपको पता हमारी राष्ट्र भाषा जिसको कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, कौन सी है? हिंदी। और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश। बहुत सारे डेलीगेट्स थे, वो ये मानते थे कि इंग्लिश को खत्म कर देना चाहिए, ब्रिटिशर्स चले गए, इंग्लिश बंद, हिंदी होनी चाहिए और हिंदी ही हर तरह चलनी चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में भी तो वो लोग वही भाषा बोलते हैं जो उनकी स्टेट की लैंग्वेज, कंट्री की लैंग्वेज है। बट प्रॉब्लम यहाँ है, बाकी दुनिया में एक ही लैंग्वेज है। आप अमेरिका में चल जाओ, पूरे अमेरिका में सब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड में चल जाओ इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस में चल जाओ फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, पर्शिया में चले जाओ पर्शियन बोलते हैं। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। आप कहोगे 29 स्टेट है, 29 नहीं, आफ्टर एवरी 10 to 12 किलोमीटर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो 300 लोग बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कौन सी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए।
It is a big issue. So it is not possible to make only one language as a national language. So they decided कि यही language होनी चाहिए. अब साउथ इंडियन को तो हिंदी आती ही नहीं. So what they will do? So there was a person called T.T. Krishnamachari. उन्होंने कहा कि आप अगर इंग्लिश को अबॉलिश करोगे, अलग कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो हम अपना अलग स्टेट बना लेंगे, अलग कंट्री बनाएंगे. हम आपके साथ रहेंगे ही नहीं. हमें आपसे बहस ही नहीं करनी है किस चीज को लेके. सोच लो आपने ये चीज एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है. एंड फाइनली दे ऑल डेलीगेट एग्रीड अपॉन दिस सिस्टम कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए. हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और ऑफिसेस में चलनी चाहिए. क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो इस चीज को कि इंग्लिश हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट. अगर हमें बाहर जाके किसी से बात करनी है, हम कोई आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं कि हम सिर्फ एक देश में निपट के रह जाएंगे. नहीं, हमें बाहर भी पार्टिसिपेट करना लोगों के साथ. तो उस पार्टिसिपेशन के लिए हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए. सो दे both these languages are very important for this. So T.T. Krishnamachari was the person who was of the view कि हमें ये सारी चीजें मिलनी चाहिए. So as you all know, who is the father of our constitution? सबको पता है, it is B.R. Ambedkar. So he fight for the rights of Dalit. और इसीलिए रिजर्वेशन भी मेनली इसीलिए ही ज्यादा सपोर्ट की गई थी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो उनके बारे में मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सो हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड. आप लोग कहोगे स्टेट्स क्यों बने थे? पहले भी तो स्टेट्स थे, पहले स्टेट्स थे, बट अब किस तरह के स्टेट बनाए थे? अब इनको लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए थे. बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट जिस टाइम आज़ादी नहीं थी, तो जो कांग्रेस थी उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे हमें आज़ादी मिलेगी वी विल मेक द डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन आवर कंट्री. बट जैसे आज़ादी मिली तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक अराइज हुई कि पार्टीशन. बहुत सारे लोगों ने जब वो पार्टीशन देखा, लोगों की हालात देखी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन लोगों के साथ कितना बुरा हुआ, तो अब ये लोग दूसरे पार्टीशन के लिए तैयार नहीं थे. दे वर नॉट वांटिंग कि अब एक और पार्टीशन हो और कोई प्रॉब्लम अराइज हो हमारी कंट्री में. हमने एक तो ऐसी चीज देख ली है जिससे कि ये एक तो ऐसी चीज सॉरी स्टूडेंट्स, बहुत प्यास लग रही थी. सो अब जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? वो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस व्यू में थे कि अब एक हमने इतना बुरा इंसिडेंस देख लिया, अब हम दूसरे के लिए तैयार नहीं है. अब हम दोबारा से पार्टीशन नहीं चाहते अपनी कंट्री में. उन्हें ये लग रहा था कि जैसे ये स्टेट्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे वैसे ये लोग अपने आप को अलग करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे. बट they were very much worried about कि अब हम पार्टीशन नहीं चाहते. But there were some regions which were really focusing on the partition on the basis of their languages. First was the Andhra. It was Potti Sriramullu. Who was Potti Sriramullu? Potti Sriramullu was the activist who fought for the independent Andhra, and he went on a hunger strike
फॉर 52 डेज। और उन 52 डेज के बाद जब वो एकदम उनकी ऑन 15 दिसंबर 1952 58 डे को उनकी फास्ट के दौरान उनका डेथ हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जैसे पॉटी श्रीराम मुल्लू की डेथ के बारे में लोगों को पता चला, वैसे ही बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर गए और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। एंड फाइनली आंध्रा वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट ऑन 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक डिफरेंट स्टेट बना दिया गया था। दूसरा स्टेट जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, धीरे धीरे अब इन्होंने क्या किया, दे मेड अ कमीशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसको कहा जाता था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अब बनाई गई ताकि अलग अलग स्टेट्स को उनके लैंग्वेजेस के बेसिस पे उनको अलग कर दिया जाए और उनको अलग स्टेट बना दिया जाए। इन 1956 उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी। 1956 में उसे बनाया गया था और सबमिट 1960 में तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो नॉर्थ इंडिया के थे उसको अलग कर दिया गया था। 1960s में बॉम्बे को अलग कर दिया गया था, मराठी और गुजराती स्पीकिंग स्टेट। 1966 में पंजाब को अलग कर दिया गया था फ्रॉम द हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आपको पता है एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए और हमें बहुत दूरदर्शी होना पड़ता है। ये नहीं है कि मैंने आज सोचा और आज ही होगा, नहीं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं आज से 20 साल नहीं 50 से 60 साल बाद का सोच के आज कोई डिसीजन लूंगी। तो एक प्लानिंग कमीशन होती है, प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी इन द ईयर 1950 और 1951 में पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में। इसमें यह था हमारी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और सारी इंडस्ट्रीज अंडर द गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि कम से कम कॉस्ट उनको बेयर करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुंचे। और ये मेन था 1951 में। अब हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट मिलकर प्लस जो प्राइवेट कंपनी है दोनों मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन्होंने अपनाने की कोशिश की कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और हम आगे के लिए डेवलपमेंट करेंगे। इसमें इन्होंने बहुत सारे डैम्स भी बिल्ड किए विद द हेल्प ऑफ द दीज प्राइवेट कंपनीज। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना। मीरा बहन ने एक जगह लिखा था कि हम आज चल रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि आज जो हम कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। दैट शी वाज राइट। उस टाइम हमने बहुत सारे एरियाज को कट डाउन कर दिया, बहुत सारी माइनिंग भी की, बहुत सारे डैम्स भी बना दिए, पर ये नहीं सोचा कि इन सब कामों को तो हम कर रहे हैं बट इन फ्यूचर आज हम उसके बहुत सारा खामियाजा भी भुगत रहे हैं। मीरा बहन कौन थी? मीरा बहन वॉज अ पर्सन हु केम फ्रॉम द इंग्लैंड और वो बहुत बड़ी डिवोटी थी। उनको मीरा बहन का नाम गांधी जी ने दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ी डिवोटी थी गांधी जी की। डिवोटी कह सकते हैं
फॉलोअर नहीं कह सकते, शी वॉज काइंड ऑफ डिवोटी टुवर्ड्स द महात्मा गांधी. नाउ वी विल रीड अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस लिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट, रुक जाओ, आप लोग सोचोगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज अडॉप्ट की गई जो आज ही हम फॉलो करते हैं, क्यों. ठीक है. फॉरेन पॉलिसी, उस टाइम पे हम नए नए इंडिपेंडेंट नेशन थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हमने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी थी. दैट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नैम भी कहा जाता है. What NAM states? NAM states that the world was divided after the Second World War. The world was divided into two parts, USSR and USA. There some countries were behind USA. They were following USA. Whatever USA will say, they'll have to follow. And the other countries were following the USSR. But India and some countries decided not to follow even a single group. We were at the moderate position. We were at the position where we can talk to both the parties and we can have the contract with both the parties. हम एक ऐसी पोजीशन पे थे जहाँ पे हम दोनों पार्टी से बात भी कर सकते थे और दोनों से कॉन्ट्रैक्ट भी एट टाइम म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते थे. और इसमें ये वो पीरियड था, ये उस दौरान की बात है जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की बहुत ज़्यादा अटकलें लग रही थी. एंड द वर्ल्ड वॉज टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर. और किसी भी वक्त कोई भी एक भी कंट्री चूक कर देती, यूएसए या यूएसएसआर, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती. तो इसके बहुत सारे स्टेट्स थे, कंट्री से जो पार्ट थे, दैट वाज इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया. और अब तो बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जो इसके साथ ज्वाइन हुए हैं. तो ये सारे पार्ट थे ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाओ. नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब कि एक का साथ नहीं देना, दोनों का साथ देना. मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ, बट मैं एक के साथ नहीं चल सकती. तो दैट इज द केस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो 1970s एंड लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैड जॉइन्ड द नॉन अलाइंड मूवमेंट. अब तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके पास, बट व्हेन इट वाज स्टार्टेड विद अ वेरी फ्यू कंट्रीज. So the last topic of this chapter is the nation 60s year on. बहुत पुरानी बुक है जिसमें से हम 60 ईयर कर रहे हैं. अगर हम इस साल का इंडिपेंडेंस डे देखें, लास्ट ईयर का ही देख लें, 22, तो हमारे कितने साल हो गए? तो 75 ईयर्स हो गए हैं. तो 75 ईयर्स ने हमने क्या पाया? On 15 August 2022, we celebrated our 75th national free nation. और that India आज भी इंडिया यूनाइटेड है, जैसे उस टाइम पे था जब हम आज़ाद हुए थे. पर आज हम बहुत आगे हैं जहाँ पे हम आज़ादी पाई थी, पर फिर भी हम वहाँ नहीं हैं जो हम सोच के निकले थे. मान लो we'll have to travel 10 किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करना था, बट वी आर स्टिल एट 5 किलोमीटर्स. हमने ये सोचा था कि हम 10 किलोमीटर तक भाग जाएंगे, पर हम वहां तक नहीं पहुंचे, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड हाफ ऑफ इट. और अब हम दौड़ने लगे हैं एंड वी विल अचीव द रेस्ट इन वेरी फ्यू ईयर्स. एंड बहुत सारे लोग ये सोचते थे, इंग्लैंड वॉज अमंग वन ऑफ देम विच थॉट कि बहुत जल्दी हम गिव अप कर देंगे. एंड वी कुड नॉट, ये इंग्लैंड की ही वर्डिंग है, दैट वी कुड नॉट बी एबल टू रूल आवर कंट्री इफेक्टिवली विद इन फ्यू ईयर्स. हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. तो हाउएवर एज मनी एज 13 जनरल इलेक्शन, इसमें 13 लिखा है, वी माइट बी हैविंग 18.
हमें कम से कम 18 जनरल इलेक्शंस, सॉरी 15 to 16 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। आपकी बुक बहुत पुरानी है, एनसीईआरटी की बुक्स जल्दी चेंज नहीं होती, बट वी हैव मेनी थिंग्स इन आवर कंट्री विद प्रोग्रेस। हमारे पास मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, बट हमारे पास दुनिया का लार्जेस्ट स्लम भी है, दैट इज धारावी। सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में धारावी। ये वो लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशन में रहते हैं। वी विल हैव टू डू इट समथिंग फॉर देम। वहां से निकल के लोग बाहर निकल रहे हैं, बट इतने सारे लोग नहीं निकल पाएंगे जितने सारे वहां पे लोग रहते हैं। सो वी शुड मेक सम, हमें अब एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये और ये दोनों बराबर हो सके। हमने इसी व्यू से आज़ादी प्राप्त की थी, हमें इसी व्यू से हम आज़ादी के लिए लड़े थे हर कोई, कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। राइट्स तो इक्वल हो गई, बट हम इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हो पाए। इन दोनों में इकोनॉमिक डिफरेंस है। आपको मैंने पढ़ाया था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारी सोशल इनइक्वालिटी बन जाती है। तो सोशली भी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और स्लम। और अगर आप सोशली देखें तो भी ये दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। तो अब हमें इसके लिए ही कुछ करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, वी हैव डन विद द होल बुक syllabus। if you are studying in any other school, तो आप लोग प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स which chapter of history you want, or geography you want, or civics you want. I can make a video, and in the next session I'll make the video for class 9th also of history, civics and geography, whichever. First of all I'll make for history. If you write in the comment box for geography and civics, then only I'll make it. Otherwise my videos will be for history only. And thank you for watching my video and liking my video so much. Bye bye to all.